चप्पे चप्पे की खबर, बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं चेंजिंग फ्यूचर। मैं इस वक्त दिल्ली के राजघाट पे मौजूद हूं और राजघाट पे जो मुद्दा है वो मासूलों का महिला सुरक्षा की बात चली थी दिल्ली में वुमेन सेफ्टी के लिए। जो वुमेन सेफ्टी के लिए अभी बात चली हुई थी, दिल्ली सरकार ने इनको 31 अक्टूबर 2023 को इनसे लास्ट ड्यूटी करवाई थी। उनके बाद इनको घर बिठा दिया और ये पिछले दिल्ली सचिवालय गेट नंबर 6 पे 120 दिनों से धरने पर बैठे हैं। और हमारे साथ अभी जो सचिन जी उनसे बात करते हैं। हाँ सचिन जी, नमस्कार। नमस्कार, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीच बीच में भी आते रहे और आपने हमारी समस्या है उसको प्रमुखता से उठाया। पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जीत की कगार पर हैं। 3 महीने से ज़्यादा हमारा जो संघर्ष चला है, धूप गर्मी बरसात हम लोगों ने यहाँ पर झेली है। उसके लिए जो हमारे एक जो हमारा सिपाही है, उसने पूरी मेहनत से यहाँ पर अपना समय दिया है। हम ऐसा कोई भी सरकार की चौकट नहीं है जहाँ पर हम नहीं गए। दिल्ली सरकार से लेके और जो अलग अलग जो MP वगैरह सबके पास गए और हमारी मेहनत कहीं ना कहीं रंग ला रही है। अभी पिछले शनिवार को हम विधानसभा में गए थे। हमारी आरटीसी जो है मिनिस्टर उनसे हमारी मीटिंग थी, तो उसमें बिल्कुल हमने जो हमारे पॉइंट थे हमने वो रखे। तो कहीं ना कहीं उनकी सहमति बनी गई है। उन्होंने कहा है कि हम आपकी आवाज़ को विधानसभा में उठाएंगे और आपका जो एक प्रपोजल है वो हम LG साहब को भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं आधी जीत हमारी हो गई है, हमारी मेहनत रंग ला रही है। उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब मंगलवार या बुधवार को जैसा भी विधानसभा में हमारी आवाज़ उठेगी तो एक हमारा प्रपोजल तैयार होकर LG साहब को भेजेंगे। और उसके लिए पूरी मीडिया टीम का धन्यवाद, जिन्होंने समय समय पर आकर हमारी आवाज़ को उठाया था। और बाकी मेहनत देखकर हम सब लोगों की है। 3 महीने बिना नौकरी के एक संघर्ष को हमने जारी रखा। आप भी समझते हो कि एक नौकरी हमारा सहारे थी, किस तरह से हमने अपने बच्चे परिवार को पाला है और किस तरह से और भी सकते। हमने एक उम्मीद नहीं छोड़ी। हमें एक उम्मीद थी कि इसमें गलती हमारी नहीं है, अधिकारियों की गलती थी, सरकार की गलती थी, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा था। लेकिन अब एक अच्छा समय आने वाला है। जो दुख का समय था हमारा धीरे धीरे वो बीत रहा है। और जो अच्छा समय जो हमारा आने वाला है कि सरकार तक हमारी बात पहुँच रही है और सरकार भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार है कि हाँ, हम आपकी आवाज़ को आगे रखेंगे। सर, मेरा एक क्वेश्चन आपसे कि जैसे कि आप अभी 10 फरवरी जब मैं आए थे यहाँ पर, एक जो कुलदीप कुमार जी जो आपके पास आए थे, क्या वो मुद्दा उन्होंने विधानसभा में उठाया? उन्हीं को जो कुलदीप कुमार जी विधायक हैं कोंडली से, जो दिल्ली सरकार ने जो हमारा जो जिम्मा है वो उनको दिया है कि आप इन चीज़ को देखो, किस तरह से इसको आगे रखना है। तो कुलदीप कुमार जी से में लगातार हमारी बात हो रही है। अपना प्रपोजल हमने उनको भेजा था, उन्होंने पढ़ने के बाद में उसको आगे पहुंचाया विधानसभा में। उनके द्वारा ही हमें विधानसभा में मीटिंग करने का मौका मिला। जो आरटीसी में हमें उनसे हमने मीटिंग करी, अपनी बात रखी, सारे अपने पॉइंट रखे, अपनी सारी समस्या बताई किस किस तरह से क्या हुआ है। क्योंकि ये जो नौकरी जाने से क्या हुआ है कि जो लोग ओवर एज थे उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिल सकती थी। और आप भी समझते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में आज के समय में 30-35 साल जो इसकी एज हो जाए उसके लिए नौकरी पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर हमारे लोगों ने बहुत लंबा समय दिया था, 8 साल 10 साल 15 साल, और उनको एकदम ऐसे बीच पे लाके छोड़ा जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत था। बस उसी गलत को हमने सरकार तक रखा। सरकार भी अब समझ रही है कि हाँ, जो गलती हमसे हुई है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इनकी नौकरी के लिए व्यवस्था करेंगे और इनका प्रपोजल आगे भेजेंगे। केंद्र सरकार ने जो अभी होमगार्ड की जो वैकेंसी निकाली थी सर, मैं अभी जंतर मंतर पर भी गया था। अभी होमगार्ड का मैंने उनसे बात करी थी, उन्होंने बताया हम अपनी वैकेंसी कैंसिल कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक जानकारी ये बता रहे हैं कि उनका स्टे लग चुका है। अब वो होमगार्ड का उनका अपना मुद्दा है। हम अपने लोगों के लिए बैठे थे यहाँ पे और होमगार्ड के बीच में जो लोग आए थे उन्होंने हमसे बात करी थी कि हमारे 31 मार्च उनका भी लास्ट है, तो कहीं ना कहीं उनका भी प्रोटेस्ट होगा। लेकिन मेन फोकस हमारा 10,792 लोगों पर था। क्योंकि एकदम से इतनी भारी संख्या में लोगों को बेरोजगार करना, ये तो इंसाफ नहीं था। इसलिए दिक्कत है सर मूवमेंट सेफ्टी, उसमें चाहे होमगार्ड हो चाहे वो DCD हो, दोनों ही बसें दिल्ली सरकार के अंडर में ही काम करती है। तो आपने देखा होगा शायद, क्योंकि इस वक्त जो भी उनके पास एक ही शिफ्ट चल रही है, वो भी होमगार्ड की शिफ्ट चल रही है। उनके पास DCD तो है नहीं। और अभी दिल्ली के अंदर जितनी तमाम जो बसें हैं वो बिल्कुल खाली चल रही है। मॉर्निंग शिफ्ट बिल्कुल खाली चल रही है। आप देख रहे होगे बिल्कुल बसों में आप भी सफर करते हो, इसके बारे में बताओ। ये हमने बताया था, इससे पहले भी हमारी बहुत सारी वीडियो थी। हमने यही बताया था कि जब सरकारें गलती कर रही हैं, इसमें LG साहब की भी गलती थी कि उन्होंने फाइल पर साइन कर दिया, और दिल्ली सरकार की गलती थी कि उन्होंने फाइल भेजी हटाने के लिए। अधिकारियों ने जिसने भेजी हो, अब हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे। लेकिन जब भी मैं खुद बस में सफ़र करता हूँ, मैं देखता हूँ कि सुबह की शिफ्ट में कोई भी सुरक्षाकर्मी बस में मौजूद नहीं है।
जो असामाजिक तत्व है वो खुला अपनी मनमानी कर रहे थे। ईस्ट की तरफ जाकर देखो, जहाँ पर जितने कंजेस्टेड एरिया हैं वहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं वो बिल्कुल खुला मनमानी कर रहे थे, पॉकेट मार रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे, नशीले पदार्थ लेकर चल रहे थे बसों में, लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसको भी हमने वीडियो में उठाया था। एक मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अगर एलजी साहब और ये दिल्ली सरकार इस तरह से करती रही तो क्या ये दूसरा निर्भया कांड होने का इंतजार कर रहे हैं। ये मेरी एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, इसमें मैंने सारी बातें खोलकर रखी थी और ये बात बिल्कुल ठीक है। सुबह की शिफ्ट में कोई भी जवान नहीं है। जो बचे होमगार्ड थे, जो भी इनकी संख्या थी बचे, उन सबको रात्रि की मध्यरात्रि की शिफ्ट में बुला लिया गया था। तो अभी भी क्या है कि महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको पता है निर्भया कांड के बाद में हमारी नियुक्ति हुई थी, तो सेफ्टी, वीमेन सेफ्टी सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसके तहत हम लोगों की नियुक्ति की गई थी दिल्ली सरकार को। दिक्कत तो सर यही है ना, क्योंकि दिल्ली सरकार को मतलब पिछले 1 महीने मतलब 120 दिन हो गया था जो वहाँ से दिल्ली के अंदर मतलब कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने काम बहुत करा, आपातकालीन स्थिति में भी काम करा था। अभी बाढ़, अगर दिल्ली में जितनी बाढ़ आती है तो सबसे पहले होमगार्ड की जगह ना दिल्ली सिविल डिफेंस जो काम करते हैं काम करते हैं, उसके बारे में देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। कोरोना काल में जब पूरी दिल्ली अपने घर में थी तो अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे सिविल डिफेंस के साथियों ने मेडिसिन से पहुंचाने से लेके जो लोग कोरोना पॉजिटिव थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाने में, एम्बुलेंस में ले जाने में, उनको दवाइयाँ पहुंचाने में, और कुछ ना कुछ हमारे जो साथी वो लोग जब लोगों के जो सगे लोग हैं जिनके परिवार हैं उन्होंने अपने जिसके जो एक्सपायर हो गया उनसे दूरी बना ली थी, तब हमारे साथियों ने उनका सहयोग किया था। तो इससे बड़ी आपातकालीन स्थिति और क्या होगी। हम हमेशा निष्काम ड्यूटी करते थे, चाहे वो बाढ़ की हो, छठ पूजा हो, रामलीला हो, XYZ जो भी ड्यूटी थी, अपने 8 घंटे के बाद हम 4 घंटे वहाँ पर दिया करते थे। यहाँ की कोई त्यौहार हमारा नहीं था, कोई संडे हमारा नहीं था। हमने नौकरी के बावजूद भी सरकार को और देश की सेवा में इतना बड़ा समय दिया है कि आप एक एक व्यक्ति से पूछ सकते हो। कि मैंने सर अभी बस में सर्वे किया था आप लोगों के लिए, मैंने ये बोला था कि भी मूवमेंट सेफ्टी का सबसे बड़ा मुद्दा है, और मैंने काफ़ी सवारी से भी बात करी थी। उन्होंने कहा था कि बसों के अंदर हमारी सेफ्टी के लिए मास्क मतलब होने चाहिए। कुछ लोगों ने उसमें मतलब 100% में से 90% जनों ने हाँ था, बाकी कुछ ने ना था। ऐसा देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये सरकारी ये कोई भी बस में ये बोलते हैं इसमें पैनिक बटन है और इसमें CCTV कैमरे हैं। देखिए जब भी कोई वारदात होती है तो उस वारदात को जैसे कोई भी असामाजिक तत्व है वो धारदार हथियार लेके चल रहा है, जब तक वो पैनिक बटन दबाएंगे, कंट्रोल रूम से कनेक्ट होगा, जब तक तो इंसान घायल हो गया होगा। तो अगर कोई व्यक्ति हमारा साथी वर्दीधारी बस में मौजूद है तो सामने वाले की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं इसके साथ में छेड़छाड़ करूं या इसको घायल कर दूं। जो व्यक्ति वहाँ पर मौका वारदात पर मौजूद होता है वही उस घटना को रोक सकता है, बचा सकता है। और मैंने देखा सर मार्शल जो अगर बस के अंदर कहीं भी मतलब ट्रैफिक के मोड़ में कहीं भी किसी को चोट भी लगाती ना, तो सबसे पहले दिल्ली के मार्शल है सबसे आगे भागते थे, उनको मतलब कैजुअलिटी के तक पहुँचाने के लिए मतलब काफ़ी मदद करी लोगों ने, उस हॉस्पिटल पहुँचाते थे। तो अभी और भी कोई पब्लिक नहीं करती जितना हमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर करते थे। देखिए जब हमारी ट्रेनिंग हुई थी तो मैं बताया गया था सबसे पहले जो भी व्यक्ति घायल है उसको आसपास के संसाधनों से जो भी हम उसकी फर्स्ट एड दे सकते हैं या जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं, ये हमारा कर्तव्य था, ये ड्यूटी से लगता है, जो कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, जिसको हमने समझा और हमारे साथियों ने उसको पूरी जिम्मेदारी से निभाया। तो बस हमारी मेहनत रंग लाने वाली है और अब बहुत ही जल्दी हम जीत की तरफ बढ़ने वाले हैं। सर मेरे एक अहम क्वेश्चन है, मैं ये चाहता हूँ कि अगर जैसे मान लो अगर हमारा फैसला आ जाए तो देखिए अगर ये चीज़ हमारे पास आ गई कि हाँ भाई आपकी नियुक्ति हो गई है, प्रपोजल भेज दिया, ने साइन कर दिया, तो मैं उस दिन आपका मोस्ट वेलकम करूँगा। यहाँ पर एक एक व्यक्ति के आप आँख में आंसू देख लेना, और जो एक एक व्यक्ति का आंसू होगा वो खुशी के आंसू होंगे, लेकिन उस आंसुओं के साथ में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ये जो मेहनत थी 3 महीने की, 3 महीने से ज़्यादा की जो मेहनत थी, सर्दी बरसात जो झेली है, पुलिस के डंडे झेले हैं, डिटेन हुए हैं हम, कितनी यातनाएं हमने झेली, लेकिन हमने हार नहीं मानी। ये जो हार को हम जीत में बदल रहे हैं ना, यही हमारा लक्ष्य था, यही हम चाहते हैं कि जो हमारी जीत जल्द से जल्द हो। और मैं बोलूँगा उस दिन आप ज़रूर आना, मैं आपको इत्तला कर दूंगा कि आप यहाँ पर आइए। इसी दिन हमारा हो चुका है, इतना खुशी का लोगों की आंखों में आंसू तो होंगे, लेकिन वो खुशी का माहौल होगा। खुशी का एक मौका तो आज झलक दिख रही है सर। जी जैसा कि हमने बताया था कि दिल्ली सरकार को हम इतने लंबे समय से बोलते आ रहे थे कि आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए या आप हमसे बात तो कीजिए। फाइनली शनिवार को जो आतिशी मैम है, आमने सामने हमारी बात हुई है, उनको हमने बता दिया है, वो भी मान गई है। विधानसभा में मुद्दा उठेगा पहला, और दूसरा हमारा प्रपोजल जो बना के LG साहब को भेजा जाएगा। LG साहब को भेजने के बाद में अगर वहाँ से कोई दिक्कत आती है तो हमें पता चल जाएगा कि एक रास्ता हमारा है, तो हम LG साहब से भी और जो BJP के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी हम हाथ जोड़ कर, जैसे अब तक जोड़ते हैं हम नौकरी के लिए, उनसे फिर दोबारा से आग्रह करेंगे कि सर यहाँ से काम हो चुका है, बच्चे एक आपकी कलम है, एक आपके साइन होना है। ये जो 11,000 लोग हैं और 11,000 लोगों का अलग अलग जो परिवार है हज़ारों की संख्या में, ये वैसे ही पुनः चलता रहेगा जैसे पहले चलता है।
और दिक्कत सर ये मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार की जल्दी मार्शल की जो मांग है वो पूरी हो जाए। और मेरे साथ अभी जो इलियास जी उनसे बात करते हैं, क्योंकि इलियास जी बताएंगे आप उनकी जो को याद कर रहा है, को याद कर रहा है। जैसे कि आज विधानसभा में सौरभ भारद्वाज केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री ने उन्होंने आवाज़ उठाई है कि और कहा है कि विपक्ष को कि आप भी तैयारी कर लीजिए। जो सिविल डिफेंस के जो मार्शल थे 11,792 हैं, उनके लिए वो प्रस्ताव लाने वाले हैं। जैसे कि नीति एलजी साहब ने बताया 1968 का हवाला देते हुए सिविल डिफेंस के ऊपर एलिगेशन लगाई थी, तो उन्होंने लगाए तो उन्होंने निकाल दिया। अब आज हमें 120 दिन हो गए। 120 दिन में आपने देखा होगा कि हमने डंडे भी खाए, बहुत सी हमें दिक्कतें परेशानी भी दी। आज हमें थोड़ी सी खुशी है, 10% खुशी है, ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि सरकार का रोजगार देने का काम दिल्ली सरकार हो या एलजी केंद्र सरकार हो, जो कि एलजी साहब है, दोनों सरकारों को देने का जिम्मेदारी है। अगर वो प्रस्ताव देते हैं और एलजी साहब को उस पर जिस तरह एलजी सीएम साहब ने एक प्रस्ताव दिया था हटाने का, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि एलजी साहब को दोबारा प्रस्ताव दे रहे हैं तो उसमें साइन करने में आनाकानी नहीं करेंगे। जब वो पहला प्रस्ताव उन्होंने मान लिया तो दूसरा भी मान लेना चाहिए उनको। अगर एलजी साहब नहीं करते तो सीधा सीधा एक एक्ट हो जाएगा कि एक सरकार लगाना चाहती है तो दूसरी सरकार की मंशा है कि नहीं लगाना चाहती। जैसे आप कहते हो सिविल डिफेंस के बारे में, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ सिविल डिफेंस में वो काम किया है, चाहे मेट्रो में हो, चाहे डिजास्टर हो या कोई भी ऐसी आपदा आई हो, जो सिविल डिफेंस ने हमेशा चल रखे काम किया है। और आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और सरकार को भी कि पूरी ऑल इंडिया सिविल डिफेंस 14,75,000 करीब है, पूरी ऑल इंडिया। चाहे किसी भी राज्य में चले जाओ, आपदा में हो, चाहे मुसीबत के टाइम हो, कोई बच्चा। सर मैं आपकी बात में अभी जो 2018 में एक मुद्दा हुआ था सेक्टर 2 बवाना में, वहाँ पे एक फैक्ट्री की जो ब्लास्ट हुई थी, वहाँ दिल्ली पुलिस बाद में पहले सिविल डिफेंस वॉलंटियर ही पहुँचे थे और मेरे साथ उस टाइम जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर बहुत सारे मौजूद थे वहाँ पे। नहीं, ऐसा मैं आपको बताऊं, सिविल डिफेंस क्या था कि कोई भी ना आपका ना दिल्ली पुलिस इतनी जल्दी पहुंच पाती है और ना ही तुम्हारी क्या नाम है दमकल विभाग पहुंच पाती है, ना एम्बुलेंस पहुंच पाती है, उससे पहले सिविल डिफेंस पहुंचता है। अगर बस में हम जैसे ड्यूटी करा करते थे, अगर देखते थे सड़क में एक्सीडेंट हो गया है या कोई घायल हो गया व्यक्ति, तो हम अपनी वहाँ से ड्राइवर को कहते थे तुम जब तक आगे गाड़ी अपनी सवारी पैसेंजर को जगह पे पहुँचाओ, हम इनको हॉस्पिटल पहुँचा के आ रहे हैं। हम एम्बुलेंस को फोन करते थे, हॉस्पिटल। सिविल डिफेंस ने कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन व्यक्ति है, जैसे कोरोना में भी नहीं सोचा कि ये कौन है, किसकी हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने हाथों से सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने चिताओं को काम किया, उनका क्रियाकरण की कोशिश को काम किया। और मैं आपको बता दूं, जब उनके परिवार जो एक बाप मर जाता है तो बेटे का काम होता है उसका लाश या उसको जलाने का काम होता है, तो मगर वो सिविल डिफेंस में भी निभाया अपना एक बेटे का। अगर सिविल डिफेंस को सुरक्षा का काम दिया जाता है, महिला का तो सुरक्षा करती है, दोनों की मदद की अगर उसे दिया जाता है कि बेटे की जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि सिविल डिफेंस के पास 12 सेवाएँ आती हैं और ऐसी सब तरह तैयार होता है सिविल डिफेंस। जो भी आपदा हो, बारिश हो, आसमानी आपदा हो या फिर क्या नाम है जमीन की आपदा हो, सबसे सक्षम रहता है लड़ने के लिए। और सिविल डिफेंस इसलिए सबसे आगे है। इसमें आप 2020 में जो आपदा आई थी कोरोना काल की, ऐसा वो एक दौर था जो रिश्ते को रिश्ते नहीं समझे, उस वक्त रिश्ते हमने निभाए, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो निभाए हैं वो आपने देखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ सिविल डिफेंस में ना, चाहे खाने बांटने से हो, जब हवा ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा था तो सिविल डिफेंस के वो मार्शल थे जो बसों में बैठ के हरिद्वार से और वहाँ से उनकी कंपनियाँ थी, वहाँ से सिलेंडर लाते थे। तो जब सिलेंडरों की कीमत इतनी हाई कर दी गई थी, ब्लैक में नहीं हो रही थी, मगर सिविल डिफेंस पीछे नहीं हटा। और जब वो सिविल डिफेंस की बात आती है तो सिविल डिफेंस के लिए आपके सदन में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने तक तारीफ की, फर्स्ट कोरोना योद्धा कहा गया। तो अमित शाह ने तारीफ करी थी हमारी सिविल वॉलंटियर कोरोना योद्धा का नाम दिया था। तो यही तो दुख होता है जब वो कुछ वजीर आजम जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जिसका सरकारें चल रही है, पूरा देश चला रहे हैं, और वो 4 महीने तक शांत रहे, कुछ नहीं बोले। उन्हें ये नहीं दिखाई दिया जब सिविल डिफेंस किया है। और जब काम के लेने के लिए जब हम काम अच्छा किया तो तारीफ भी करते हैं, और जब देश की बात आई तो हमने अपनी जान की बाजी लगाई। जब हमारे परिवार की बाजी आई तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम सबके पास दरवाजे खटखटाते रहे, चाहे गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रोजगार मंत्रालय हो, या जैसे कोरोना में भी नहीं सोचा कि ये कौन है, किसकी हम क्या कर रहे हैं। यहाँ तक कि अपने हाथों से सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने चिताओं को काम किया, उनका क्रियाकरण की कोशिश को काम किया। और मैं आपको बता दूं, जब उनके परिवार जो एक बाप मर जाता है तो बेटे का काम होता है उसका लाश
या उसको जलाने का काम होता है। तो मगर वो सिविल डिफेंस में भी निभाया अपना एक बेटे का। अगर सिविल डिफेंस को सुरक्षा का काम दिया जाता है, महिला का तो सुरक्षा करती है, दोनों की मदद की जरूरत करती है। अगर उसे दिया जाता है कि बेटे की जिम्मेदारी निभानी है, क्योंकि सिविल डिफेंस के पास 12 सेवाएँ आती हैं और ऐसी सब तरह तैयार होता है सिविल डिफेंस। जो भी आपदा हो, बारिश हो, आसमानी आपदा हो या फिर क्या नाम जमीन की आपदा हो, सबसे सक्षम रहता है लड़ने के लिए। और सिविल डिफेंस इसलिए सबसे आगे है। इसमें आप 2020 में जो आपका आई थी कोरोना काल की, ऐसा वो एक दौर था जो रिश्ते को रिश्ते नहीं समझे, उस वक्त रिश्ते हमने निभाए, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर जो निभाए हैं वो आपने देखा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिविल डिफेंस में ना चाहे खाने बांटने से हो, जब हवा ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रहा था तो सिविल डिफेंस के वही मार्शल थे जो बसों में बैठ के हरिद्वार से और वहाँ से उनकी कंपनियाँ थी, वहाँ से सिलेंडर लाते थे। तो जब सिलेंडरों की कीमत इतनी हाई कर दी गई थी, ब्लैक में नहीं हो रही थी, मगर सिविल डिफेंस पीछे नहीं हटा। और जब सिविल डिफेंस की बात आती है तो सिविल डिफेंस के लिए आपके सदन में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने तक तारीफ की, फर्स्ट कोरोना योद्धा कहा गया था। अमित शाह ने तारीफ करी थी हमारी सिविल वॉलंटियर कोरोना योद्धा का नाम दिया था। तो यही तो दुख होता है जब वो कुछ वजीर आजम जो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जिसका सरकारें चल रही है, पूरा देश चला रहे हैं, और वो 4 महीने तक शांत रहे, कुछ नहीं बोले। उन्हें ये नहीं दिखाई दिया जब सिविल डिफेंस के आए। और जब काम के लेने के लिए जब हम काम अच्छा किया तो तारीफ भी करते हैं, और जब देश की बात आई तो हमने अपनी जान की बाजी लगाई। जब हमारे परिवार की बाजी आई तो किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। हम सबके पास दरवाजे खटखटाते रहे, चाहे गृह मंत्रालय हो, विधि मंत्रालय हो, रोजगार मंत्रालय हो या महिला आयोग हो, यह सबको हमने अवगत कराया। मगर जो आज दिल्ली सरकार जो पहल कर रही है अपनी विधानसभा में, वो कहीं ना कहीं 4 महीने के बाद 120 दिन के बाद पहल कर रही है। 120 दिन यहाँ बैठना और दिल्ली से शहर किराए पर रहना बड़ा ही आपदाओं से बड़ा ही मुश्किल का दिन कटा है। अगर मैं कहता हूँ कि कोरोना में ही इतने हम परेशान नहीं हुए थे जितना इस 4 महीने में परेशान। आज 19 फरवरी के दिन हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जो सौरभ भारद्वाज हैं, उसमें मतलब विधानसभा में बात उठाई है, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो सरकार को कहीं ना कहीं पिछली जो विधानसभा लगी थी उसी में ये काम करना था, मगर सरकार ने जो कहते हैं ना देर से आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। अब देखना होगा कुछ हमें सीधा हमारा वॉलंटियर जितने भी 11,000 लोग उनके परिवार है, उनकी सबकी नज़र अब एलजी साहब के ऊपर जाएगी और उनसे साफ इस पर जो पता चल जाएगा कौन हमारे साथ खड़ा था कौन नहीं खड़ा था। अगर एलजी साहब ने 1 मिनट भी नहीं लगाई और साइन कर दिए तो हम समझेंगे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार हमारे साथ खड़ी है और एलजी साहब हमारे साथ खड़े हैं। अगर उन्होंने इसमें आनाकानी करी और या कुछ प्रस्ताव में उनका रद्द करने की कोशिश करी तो हमें सीधा कदम जाएगा। 2024 का इलेक्शन पास में उसमें साफ क्लियर हो जाएगा। और ये संदेश 11,000 सिविल डिफेंस का नहीं है, ये 14 लाख ऑल इंडिया सिविल डिफेंस का मुद्दा है। मेरा सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं कहना चाहता हूँ, जैसे मान लो हमारे जो धरना के दौरान अभी सिविल डिफेंस जो वॉलंटियर काफ़ी बंदे जो हमारे बीच ले रही है उसके बारे में सरकार से क्या मांगेंगे? उसके लिए हमने साहब वो मेरी कई बार सौरभ भारद्वाज जी से बात हुई थी, उनसे मुलाकात भी हुई, पिछले बुधवार को भी हुई थी उनके, और वो 70-80 बच्चे बैठ रहे थे सामने, उनको जवाब दिया। तो मैंने सरकार को एक ही चीज़ कहा है, जो लोग खत्म हो गए हैं उनके परिवार को पहले सबसे पहले तो मुआवजा कहते हैं, मरने के बाद 1 करोड़ जिंदा पे कुछ नहीं, तो वो वाला मुआवजा जो है जो सरकार अपनी रखती है वो मुआवजा दे उनके परिवार को। उनकी व्यक्ति की जगह उनको जो ड्यूटी का प्रस्ताव चल रहा है उसमें उसके परिवार को ड्यूटी लायक हो उसे नौकरी मिलनी चाहिए। और जो घायल हुए हैं उनका पूरी तरह इंतजाम करें और उनको ड्यूटी भी दें और साथ में उनका मुआवजा दें। एक मुद्दा और था जो सिविल डिफेंस जो बोलेंगे जो एक बस पैक करवाते उसके बस पैक करवाने के दौरान उसकी एक जो पैर है उसका बस के नीचे आ गया, तो उसका कुछ हुआ सर? उसके बारे में उसके लिए हम नागपाल नाम था उसका, उसके लिए हमने कोशिश की, सिविल डिफेंस के पास किया डीडीसी हेडक्वार्टर में हमने पूछा कि आपकी बस कौन ड्यूटी लड़का खत्म वो पैर कटाए उसके लिए क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा हम फाइल चला रहे हैं। अभी तक उन्होंने कुछ ना डीडीसी ने कुछ किया था और ना ही सिविल डिफेंस के जो अधिकारी थे उनसे ही बात हुई थी, उन्होंने कहा हम डीडीसी को भेज दिया है और ना ही सरकार ने उस पर संज्ञान लिया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से और फिर दोबारा कहना चाहता हूँ उसके परिवार में एक ही बहन है जो बच्चों को छोटे छोटे ट्यूशन पढ़ा के अपने घर पर चला रही है और अपने भाई का इलाज भी करा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये देखना चाहिए कि ऐसी विपदा में अगर सरकारें साथ नहीं देंगी तो फिर कौन देगा? तो मैं दिल्ली सरकार हो या उसमें अगर दिल्ली सरकार नहीं करती तो केंद्र सरकार को एक्शन करना चाहिए उसमें, और उस व्यक्ति को तुरंत मुआवजा था उसका, और जो उसकी ज़िंदगी खराब हो गई, उसका पैर यहाँ से कटा है तो अब वो तो कहीं काम करने लायक रहा नहीं। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कि उसके पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कंप्यूटर वगैरह सब जानता है, तो उसको जॉब भी दे और उसकी आर्थिक मदद भी करे और उसको मुआवजा सब मिलना चाहिए। सर हमारे जितने सिविल डिफेंस वॉलंटियर कितने बंदे जो हमारे यहाँ पे शहीद हुए थे? अभी हमारे पास टोटल की बता रहे हैं, जो हमारे जो सिविल डिफेंस में एक बंदा तो ऐसा था यहाँ पे खड़ा हुआ था और खड़ा होने के बाद वो घर पे गया क्योंकि लोन थी
लोन वाले परेशान कर रहे थे, कर्ज किराए बाजार में परेशान कर रहे थे, तो आदमी इस तरीके का डिप्रेशन में आ जाता है। जब डिप्रेशन में आया, वो आने के बाद उसे दर्द उठा और वो हॉस्पिटल लेकर तो अटैक से मरे। ज़्यादातर हमारे जो समथिंग 14-15 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और सबकी ज़्यादातर उसमें से 75% लोग हैं जो हार्ट अटैक से मरे। पहले पैरालाइज हुआ उन्हें, उसके बाद अटैक आया, उसके बाद खत्म हो गया। तो ये सरकार को इसमें गंभीर मुद्दा है, सरकार को इसमें भी बात करना चाहिए, और हम उनको पूरी फाइल तैयार करके वो भी देंगे और उनसे कहेंगे इस पर भी तुरंत एक्शन करें। अभी फाइल आपने किसके पास भेजी है? अभी हमने उनको लेटर के माध्यम से सरकार को, चाहे किसी फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर क्या नाम है केजरीवाल साहब हो और या एल जी साहब हो, इनको ना लिखित के माध्यम से अवगत कराया है, मगर उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं आया। अगर वो हमसे मांगते हैं कि कौन फाइल है, कैसे है, तो हम उनको करा देंगे पूरी तरीके की मेडिकल रिपोर्ट के साथ। अगर वो नॉर्मल मौत है तो हम नहीं कहते उनसे कि नहीं करें, मगर जो हार्ट अटैक से हैं या हॉस्पिटल में जाने के बाद, दर्द उठने के बाद या पार्लिस होने के बाद, या वो कहीं यहाँ आ रहे थे उसके बाद एक्सीडेंट हुआ उनको, या उन्होंने डिप्रेशन में आने के भी परिवार ने इल्ज़ाम लगाया कि डिप्रेशन में आगे किसी ने फांसी लगा ली। क्या करेगा बंदा, कर्जा होगा उसके ऊपर, तो क्या करेगा? उसको तो एक चीज़ दिखाई देती है कि जो मेरे परिवार का बाद में होगा तो होगा, मगर मैं पहले अपने हिसाब से। तो ये ज़िंदगी बहुत कीमती है, और हिंदुस्तान के एक बंदे की ज़िंदगी कीमती है, सरकार को इसे लेना चाहिए। और मैं तो सरकार से कहूँगा कि उनकी फाइल हमसे मंगाए और मैं दिल्ली सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जितने भी तमाम मार्शल जो हमारे यहाँ पे धरने पे जो शहीद हुए थे, उनके साथ इंसाफ की करा जाए, क्योंकि उनके जो परिवार है उनकी काफ़ी मदद हो जाए। सर मदद क्या या फिर किसी भी परिवार में मेंबर किसी को नौकरी देने में दिल्ली सरकार से अनुरोध करूँगा। मैं कन्हैया शर्मा, चेंजिंग फ्यूचर न्यूज़, राजघाट से। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका फ्यूचर।